इकाई 1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। देखिए इसी इकाई 1 में 5 चैप्टर और दिए गए हैं, जैसे भूमि संसाधन के बारे में बात किया गया है, जल के बारे में बात किया गया है, वन और वन प्राणी के बारे में बात किया गया है, खनिज के बारे में बात किया गया है। इसके अलावा एक लास्ट जो है वो है ऊर्जा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ संसाधन के बारे में हमें इसी इकाई 1 में बात किया गया है। पर आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, कि संसाधन क्या होते हैं, इसका क्या उपयोग है, इस पे बात करें। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन कि संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। तो पहला है कि हर एक वस्तु संसाधन हो सकता है यदि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं, जैसे उसको बनाने या पाने के लिए तकनीक उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, प्रॉफिटेबल हो, फायदेमंद हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, मतलब हमारा समाज उसको एक्सेप्ट करता हो, स्वीकार करता हो, तब उसे हम संसाधन कहेंगे। ये तो हो गई डिफिनेशन की बात, थोड़ा समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात की प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता पूरी करे। उसके बाद क्या है, तकनीक उपलब्ध हो। मान लीजिए यहाँ पे जमीन में यहाँ सोना है, इसके नीचे ये मान लीजिए जमीन का परत है, यहाँ पे सोना है। यदि मान लीजिए कोई ड्रिल मशीन है नहीं जिस समय ये सोना निकाल सके, यानी हमारे पास वो तकनीक उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए हम इतना ड्रिल नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे हमारे पास तकनीक उपलब्ध नहीं है, तो ये सोना संसाधन नहीं हो पाएगा, इसे हम संसाधन नहीं कहेंगे। आर्थिक रूप से संभाव्य, मतलब मान लीजिए कि सोना को निकालने में 10 लाख रुपया लग रहा है और इसको बेचेंगे मार्केट में तो 2 लाख रुपया मिलेगा, तब हम इस सोना को संसाधन नहीं कहेंगे। और सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं हो, मान लीजिए सोना है कहीं और उसके ऊपर मंदिर है, तो क्या हम मंदिर को तोड़कर नीचे सोना निकालेंगे? तो क्या इसे समाज स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा। तब भी ये सोना जो है संसाधन नहीं कहा जाएगा। एक महान व्यक्ति है जिनका नाम है जिम्मरमैन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं, ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था जिम्मरमैन के द्वारा। देखिए इसमें हम सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया, जैसे 2025 में पूछा है, 2024 में, 23 में, 22 में एंड सो ऑन। यहाँ पहुंचते हैं। अगला है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। अभी हमने तकनीक पे ही बात की थी, जैसे ये जमीन है, इसके अंदर सोना पड़ा हुआ है, अगर तकनीक नहीं है तो क्या हम इस सोने को निकाल सकते हैं? नहीं। उसी तरह से देखते हैं कि सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम और अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा था। तकनीक के आने से इन सभी वस्तुओं का उपभोग हम मतलब मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में और सुखमय बनाने में सक्षम हो पाया। तभी ये सारे जो वस्तुएं जो जमीन में पड़ी हुई थी सदियों से, ये संसाधन बन पाई। तो तकनीक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मानव और सेवा को भी संसाधन माना गया है। कैसे जी? तो मैंने यहाँ देख रखा है कि मनुष्य अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति से सेवाएं प्रदान करता है, जिससे वह स्वयं एक संसाधन बन जाता है और उसकी सेवाएं विकास का जरिया बनती हैं। इसलिए मनुष्य जो है एक संसाधन है। और एक बात देखिए कि आजकल जो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कौशल पे ध्यान दे रही है। कौशल विकास योजनाएं चल रही है, स्किल डेवलपमेंट जिसकी बात करी जा रही है आजकल। तो स्किल क्यों बढ़ाया जा रहा है? ताकि मानव एक बेहतर संसाधन बन सके, और जितना बढ़िया मानव संसाधन होगा उतना देश का विकास होगा। सेवा में हर वो चीज आ जाता है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है, कोई व्यक्ति सब्जी बेच रहा है, ठीक है ना, कोई कारपेंटर जो अपना घर मतलब लकड़ी का काम कर रहा है, या मिस्त्री घर बना रहा है, ये सब सेवाएं में आता है। अगला है कि प्राकृतिक संसाधन के अभाव में क्या एक राष्ट्र विकास नहीं कर सकता? ये प्रश्न पूछा गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या? वो जो प्रकृति में पहले से मौजूद है। हर वो चीज जो प्रकृति में मौजूद है एक संसाधन के रूप में हम लोग लगभग यूज करते हैं, जैसे सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, करते कि नहीं करते? मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहाँ ये सब मिलता ही नहीं, तो क्या उस देश का विकास नहीं हो सकता? तो जनरली लगेगी नहीं भाई घर में सोना है तो गरीबी में ही आदमी जीता है, लेकिन अगर उस घर का लड़का पढ़े लिखे, बढ़िया कोई जॉब कर ले, तब तो उसकी गरीबी मिट जाएगी। उसी तरह एक जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, लेकिन उसने मानव पे इतना काम किया है कि वो एक विकसित राष्ट्र के रूप में आज खड़ा है। तो जापान ने क्या किया? अपने मानव संसाधन को सबसे बेहतर बनाया। आगे हम देखते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण। तो इसको कई आधार पे वर्गीकृत किया गया है। यहाँ 4 दिया गया है। उत्पत्ति के आधार पे, अगर उसमें जीवन है तो जैव, अगर जीवन नहीं है तो अजैव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जीवन किसमें जैसे मानव, पशु, पक्षी। अजैव मतलब कोयला, पेट्रोलियम, इसमें जान थोड़ा ना होता है। उसके बाद है समाप्यता के आधार पे, मतलब समाप्त होगा या नहीं। यदि कोई संसाधन समाप्त नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे नवीकरणीय, और अगर वो समाप्त हो जा रहा है तो अनवीकरणीय। समाप्त हो जा रहा है तो अनवीकरणीय, और नहीं हो रहा है तो नवीकरणीय। जो समाप्त नहीं हो रहा है उसको भी 2 भाग में बांटते हैं। जैव कहाँ से प्राप्त हो रहा है? यदि वो प्राकृतिक वनस्पति मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है, और या तो हमें वन जीव से प्राप्त हो सकता है, तो जैव हो गया। दूसरा हो गया सतत या प्रवाह। इसको जैसे पवन, जल, सौर ऊर्जा, ये कभी खत्म होता है क्या? नहीं होता है। अनवीकरणीय मतलब जो खत्म हो जाएगा, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। कौन आता है जैसे पुनः चक्रीय में? जैसे धातु, इसको बार बार हम रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, फिर भी इसको अनवीकरणीय में गिना जाता है। इसलिए कि देखिए धातु को दोबारा प्राप्त करने के लिए हमें खदानों को खोदना पड़ेगा, इसलिए हम इसको अनवीकरणीय में रखते हैं। और दूसरा है अचक्रीय, तो अचक्रीय में वो आता है जैसे जीवाश्म मतलब जो जीव जंतु से प्राप्त होता है, और ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब खत्म हो जाता है ये सब। उसका अगला स्वामित्व के आधार पे, सबसे आसान है।
इसका मालिक कौन है? स्वामित्व मतलब कौन? स्वामी कौन? व्यक्तिगत, यदि एक सिंगल व्यक्ति उसका मालिक है तो व्यक्तिगत हो गया, जैसे आपका घर, आपका जमीन जायदाद है कि नहीं, पेन कलम वगैरह, बाइक। सामुदायिक, जो पूरे एरिया के भर के लोग का हो, जो गांव के लोग का जिस पर अधिकार हो, शहर के लोगों का अधिकार हो, जैसे पार्क हो गया, है कि नहीं, उसके बाद पार्क हो गया, मंदिर हो गया, ब्रह्मस्थान हो गया। राष्ट्रीय की बात करें जिस पर पूरे देश का अधिकार हो, और अंतरराष्ट्रीय क्या हो गया? तो यहाँ देखिए एक मैप दिखाया गया, यहाँ पे हम जानते हैं कि भारत के बाहर चारों तरफ समुद्री एरिया है। भारत के तटीय सीमा से 200 किलोमीटर नहीं है जी, ये 200 समुद्री मील है। तो भारत के समुद्री तट से 200 समुद्री मील दूर के एरिया, माने यहाँ एक बाउंड्री बनेगा, उसको कहेंगे, यहाँ से इस एरिया को कहेंगे हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ये तो इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। इसके बाहर जो भी आपको संसाधन होगा उसको हम लोग कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस पर सबका अधिकार होगा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद बात करते हैं विकास की स्थिति के आधार पर। तो विकास की स्थिति के आधार पर हम पहले नंबर पे रखते हैं भंडार को, मैं बताऊंगा क्यों। दूसरे पे हम लोग रखते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे संभाव्य को, तीसरे पे संचित को और चौथे पे विकसित। इस ऑर्डर में तो आपके बुक में दे रखा है, पर मैं ये नया ऑर्डर दे रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ मैंने डिटेल में लिख रखा है, अगर आपको ये PDF मिलेगा तो आप यहाँ से इनके एग्जाम्पल, परिभाषा और उदाहरण देख सकते हैं। एग्जाम में पूछेगा नवीकरणीय ऊर्जा का, नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल, सौर, पवन, जल, ये सब आप लिख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो हमने क्या बोला था? पहला भंडार, यहाँ पे तकनीक ही उपलब्ध नहीं है। भंडार वैसे संसाधन को कहते हैं जहां हमें तकनीक उपलब्ध नहीं है। जैसे समुद्र का जल है, उसमें से हाइड्रोजन निकल सकता है, हाइड्रोजन बहुत बढ़िया फ्यूल है रॉकेट में, फिर वन ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल है, सबसे साफ सुथरा, पर हमारे पास अब तकनीक ही नहीं है कि उसको निकाल सके, तो हम उसको कहेंगे भंडार संसाधन। संभावी क्या है? कि तकनीक उपलब्ध है लेकिन पूरी क्षमता से शुरू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अधिक लागत के कारण, या जहां से हमको निकालना है वहां बहुत कठिनाई है, वहां जा नहीं सकते। तो लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा मतलब जमीन के अंदर का हीट निकालना, तो वहां खनन बहुत मुश्किल है, इसी कारण से वहां हम भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाए अभी तक। तो इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे संभावी संसाधन। उसके बाद है संचित मतलब क्या होता है जी? उपलब्ध है, तकनीक तो उपलब्ध है लेकिन हम भविष्य के लिए रखे हैं, अब भविष्य के लिए बचा के रखे। जैसे बांधों में जमा पानी, तो हर जगह हम थोड़े ना वहां पे इस्तेमाल कर रखे हैं, बिजली पैदा करने वाला मशीन थोड़े ना लगा रखे हुए हैं, भविष्य में कर सकते हैं, तो उसको कहेंगे संचित। और अगला है विकसित मतलब होगा कि तकनीक भी उपलब्ध है और हम पूरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसे झारखंड का कोयला या पेट्रोलियम। तो याद क्या कीजिएगा कैसे? भंडार, तकनीक उपलब्ध नहीं है, ठीक है, बातें खत्म हो जाता है। उसके बाद संभावी की अगर हम बात करें तो उपलब्ध है लेकिन पूरी क्षमता से नहीं शुरू हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वहां लागत ज्यादा लगी या पहुंचने में कठिनाई हो रही है। लद्दाख की भूतापीय ऊर्जा। संचित मतलब भविष्य के लिए हम लोग छोड़ रखे हैं, जैसे बातों में जमा पानी। और विकसित की अगर हम बात करें तो उपलब्ध भी, हम पूरा यूज भी कर रहे हैं, झारखंड का कोयला। अगला है संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 लीटर पानी है और उसको 10 दिन तक चलाना है, तो संसाधन नियोजन ये कहता है कि रोज कितना पानी पीने के लिए यूज होना चाहिए, कितना खाने के लिए, कितना नहाने के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि पानी 10 दिन तक चल जाए। इसको कहेंगे संसाधन नियोजन। 100 लीटर पानी का संसाधन नियोजन, इसको सही प्रबंधन भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर संरक्षण की बात करें, संसाधन संरक्षण की, तो पानी को सावधानी से इस्तेमाल करना, नल न खुला छोड़ना और उसे प्रदूषित होने से बचाया जाए ताकि खत्म न हो जाए। तो बचाव जो है, बचाव के सारे साधन हमें आएंगे संसाधन संरक्षण में। नियोजन क्या हो गया? हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे 10 दिन तक चल जाएगा। और संरक्षण मतलब क्या हुआ कि हम वो सारे तरीके जिससे वो बर्बाद ना हो, खराब ना हो, वो किस में आ जाएगा? संसाधन संरक्षण। यहाँ चार्ट भी दिया गया है। संसाधन नियोजन का मतलब है रणनीति बनाना, प्लान कर रहे हैं, और बचाने का मतलब है कि भाई उसको सुरक्षित रखना है, मेन उद्देश्य। तब हम आते हैं संसाधन नियोजन पर। संसाधन नियोजन भारत में क्यों जरूरी है? तो 2 कारणों से जरूरी है। पहला कारण यह है कि उपलब्धता में अत्यधिक विविधता का मतलब हुआ कि कुछ संसाधन कहीं पाए जाते हैं, कुछ संसाधन कहीं पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जल की प्रचुरता है, पर देखिए कि झारखंड में पानी नहीं है। वहीं झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे हो गया छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश, यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा मिल रहा है। सूर्य और पवन ऊर्जा राजस्थान में बहुत ज्यादा है। बिहार में पाइराइट नाम का खनिज मिलता है। अब इसमें क्या है? इसको कहते हैं मूर्खों का सोना। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो पाइराइट को कहा जाता है। और यहाँ पे लद्दाख में देखिएगा सांस्कृतिक विरासत है। तो एक पॉइंट हो गया कि क्या हो गया कि उपलब्धता में अत्यधिक विविधता है। दूसरा है कि सघन जनसंख्या। ऑब्वियस बात है भाई, भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। वैसे भी अगर हम आज की बात करें 2026 की, तो भारत प्रथम नंबर पर पूरे विश्व में जितने लोग हैं भारत में। तो इन 2 कारणों से हमें संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए भारत में संसाधन नियोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। संसाधन नियोजन के ये सब जो है, ये तरीके हैं। सबसे पहले सर्वेक्षण करना, तैयार करना, आकलन करना, विकास योजनाओं के लिए
टेक्नोलॉजी लेकर आना, प्रौद्योगिकी, कौशल खोजना, कौन है वैसे लोग जो ये काम कर सकते हैं, उसके बाद योजना पे काम करना। तो ये संसाधन नियोजन के ये सारे चरण हैं जो एग्जाम में जनरली नहीं पूछता। ये है संसाधन संरक्षण। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, अभी हमने देखा ही, संसाधन संरक्षण बहुत जरूरी है और इसके क्या क्या फायदे हैं। उपयोगिता पूछ रहा है तो पैसे की बचत होगी, पर्यावरण की सुरक्षा होगी, भविष्य सुरक्षित रहेगा और स्वास्थ्य लाभ होगा। ये सारे मैंने दे रखे हैं। पैसे की बचत कही होगी, सही से अगर हम खर्च करेंगे, एक्सेस खर्च नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो संसाधन है वो कम मात्रा में ठीक कम हो जाएगा और हमारे पैसे की बचत हो जाएगी। पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो जाएगी, अत्यधिक संसाधन के उपयोग से पर्यावरण को हानि पहुंचती है, इस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो जाएगी यदि हम संसाधन संरक्षण कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास जितना संसाधन है सब आज ही यूज कर दें तो क्या भविष्य के लिए बचेगा? तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भी संसाधन संरक्षण जरूरी है। और स्वास्थ्य लाभ यह है कि कम प्रदूषण होगा, साफ पर्यावरण होगा तो हमारा जीवन लंबा होगा। ये सारे स्टेटमेंट्स जो है एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये किसने कहा था? तो आपको बोलना पड़ेगा भाई साहब महात्मा गांधी। वो टिक मारने वाला आता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित था? तो मेधा पाटेकर जी। चिपको आंदोलन कौन शुरू करा था? सुंदरलाल बहुगुणा। या ये इनसे संबंधित थे। एग्जाम में ये भी पूछा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब होगा कि संसाधन का शोषणात्मक और दोहन प्रवृत्ति से निकालना, मतलब मानव और तकनीकी की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति किसके प्रति? संसाधनों के प्रति। इसी को कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। बहुत सारे प्रयास किए गए हैं संसाधन संरक्षण के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने प्रयास किए कि संसाधन संरक्षित रहे। इसमें पहला प्रयास किया गया था 1968 में, क्लब ऑफ रोम में लोग मिले थे। सर्वप्रथम प्रयास था वैश्विक स्तर पे। तो एग्जाम में पूछेगा कि पहला वैश्विक संगठन कौन था जिसने संसाधन को कहा था कि जो पूरे विश्व में संसाधन सीमित है, इसका संरक्षण जरूरी है? तो वो था क्लब ऑफ रोम 1968। उसके बाद अगला है 1972। ये बहुत बारी क्वेश्चंस आते रहता है कि पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? आपको भी क्वेश्चंस में भी दिखेगा। पहला विश्व शिखर सम्मेलन किस लिए? पर्यावरण संरक्षण हेतु। तो ये हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में और ये 1972 में हुआ था। डेट भी इंपॉर्टेंट है। तब से हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आप देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद बात करें 1974 वाला महात्मा गांधी, ये पूछा नहीं जाता। महात्मा गांधी ने भी विचार प्रकट किए थे कि संसाधन का संरक्षण बहुत आवश्यक है। 1987 की बात करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें सतत विकास की अवधारणा होती है। अवधारणा मतलब हुआ औपचारिक परिभाषा दिया जाता है सतत विकास का। एक 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट निकलता है। ब्रंटलैंड उस समय नॉर्वे के पीएम थे। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था। ये रिपोर्ट हो गया और इसका कोई हेडिंग होगा रिपोर्ट का, तो ये हेडिंग था आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें ही सतत विकास को परिभाषित किया गया था। तो आपसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछेगा यहाँ भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कि सतत विकास की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो पहली बार दी गई थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट में 1987 में। और सतत विकास क्या होता है? तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा हुआ है। सतत विकास का मतलब है कि मनुष्य अपनी आज की आवश्यकताओं को इस तरह पूरा करता है कि भावी पीढ़ियों के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन और अवसर उपलब्ध हो। कहने का मतलब संसाधन का ऐसा इस्तेमाल जो भविष्य को भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर करना, यही है सतत विकास। फिर हम देखते हैं 1987 में एक और बहुत बढ़िया सम्मेलन हुआ था जिसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ये आपके बुक में दिया हुआ है और ये पहली और एकमात्र संधि है जिसमें यूएन के सारे 197, ये सभी 197 देश जो थे, इन्होंने स्वीकार किया और अनुमोदित किया। अनुमोदित मतलब साइन किया था। ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन का क्या था जी? इसमें क्या था कि उस समय पृथ्वी के पोल्स पे ओजोन लेयर में छेद हो गया था, जिससे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जिससे स्किन काला पड़ जाता है और कैंसर भी होता है, वो चला आ रहा था। तो उसके लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल सम्मेलन। और इसमें क्या की बात की जाती है कि भाई ओजोन परत को ठीक करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए देखिए ये विश्व का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो है सम्मेलन है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ये तब से हम 16 सितंबर को, इसीलिए हम 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सम्मेलन भी 16 सितंबर को हुआ था। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम? 16 सितंबर को। इसी क्रम में देखिएगा, जब आप देखिएगा कि 1972 में पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था पर्यावरण संरक्षण के हेतु, उसके जस्ट 20 साल बाद 1992 में प्रथम विश्व सम्मेलन होता है। कहाँ होता है? रियो डी जेनेरियो। प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ होता है? रियो डी जेनेरियो। इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में। और तृतीय कहाँ होता है? 2002 में जोहान्सबर्ग में। पहला 1992 रियो डी जेनेरियो, दूसरा 1997 5 साल बाद न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और तीसरा इसके 5 साल बाद जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, जनरली यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। 1997 में जब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी साल की बात हो रही है, एक क्वेटो सम्मेलन भी हुआ था। एक्चुअली में बात की जाए तो क्वेटो प्रोटोकॉल कहते हैं, लेकिन आपके बुक में क्वेटो सम्मेलन लिखा है। खैर कोई बात नहीं। ये हुआ था COP3 के दौरान। COP3 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जानिएगा तो अच्छी बात है। देखिए COP की शुरुआत हुई थी 1995 में। पहला हुआ था बर्लिन में। COP3 के अंतर्गत अपनाया गया था क्वेटो प्रोटोकॉल। अब ये क्वेटो
प्रोटोकॉल क्या है, उस समय लोग चिंतित थे कि पूरे धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो ऐसा क्या किया जाए कि ये टेम्परेचर ठीक रहे, यानी ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर डिस्कस करा गया था। इसमें क्वेटो सम्मेलन में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कि क्वेटो सम्मेलन किस बारे में था, तो ये COP 3 के दौरान 1997 में ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा किया गया था। इसमें 159 देश शामिल थे, जिसमें 6 गैस को रिस्पॉन्सिबल माना गया था। किसके लिए? इसी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार है CO2 74 to 76, मान लीजिए 75%। उसके बाद अगला मीथेन, तो ये भी आप साइंस का भी क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार है, तो CO2, उसके बाद मीथेन। इसमें 6 गैस को माना गया था। बाद में एक और जोड़ भी दिया गया था, नाइट्रो ट्राइफ्लोराइड। ये देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, उसके बाद है परफ्लोरोकार्बन, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड सो ऑन। ये गैस आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखिए कि CO2 सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कारक है और अगले नंबर पर आता है मीथेन। ये है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको आप देख लीजिएगा, यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पढ़ रहे हैं तो ये देख लीजिएगा। ये कि COP 31 जो 2026 में होगा वो अंतालिया तुर्की में होगा 26 नवंबर को, और सतत विकास वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है ये कब हुआ था, 2002 में, तृतीय वाला, तृतीय। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 1972 में स्टॉकहोम में। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय मतलब जो खत्म नहीं हो, तो कोयला खत्म हो जाता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, गैस खत्म हो जाता है, सौर ऊर्जा नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो हमने भाई देखा था, प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरियो में, दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क में, और तीसरा हुआ था जोहान्सबर्ग में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा प्रथम के लिए, रियो डी जेनेरियो। उसके बाद आप देखिए हमने बात क्या था, संसाधन नियोजन से क्या अभिप्राय है, संरक्षण, सतत विकास की अवधारणा 4 नंबर की है। अब देखिएगा कि 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था, उसी में सतत विकास की परिभाषा दी गई, इसके अनुसार क्या है, इसका मतलब ये सब लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। संसाधन संरक्षण ये हमने देख रखा है, और सो ऑन, ये सबको हमने देख रखा हुआ है। तो इसी तरह से हमारा पहला जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है संसाधन के बारे में वो कंप्लीट होता है।